हेलो एवरीवन। तो आज है आप लोगों के मॉक टेस्ट का 5वां राउंड जो मैं यूपीएससी पीएफओ एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट करा रही हूँ। और ये आपका 5वां राउंड होने वाला है और ये लास्ट राउंड हो सकता है कि आज ये लास्ट राउंड हो। अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके परीक्षा में भी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होती है, 2 घंटा ड्यूरेशन होता है आपके पास। तो आपको जो मेरा वीडियो मिलेगा ये आपको लगभग 1 घंटे का मिलने वाला है, लेकिन आपको अपना टाइमर लगा करके 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस को करनी है। 1/3 माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए पूरे क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करिएगा। आपको जो लगे कि आप 100% इस क्वेश्चन पे श्योर हैं, ऐसा नहीं कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं और दो ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। तो ऐसा आपके पास 50-50 वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप 2 ऑप्शन में टिक करेंगे तो आपका कुछ सही हो जाने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए भी थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए और हर ऑप्शन पे पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो सिर्फ उसी क्वेश्चन को आंसर करिएगा, क्योंकि रिस्क लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ड्यूरेशन आप 2 घंटे रखिएगा अपना। टाइमर लगाइए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं ज़रूर से आप बताइएगा। और पूरे कटपिट करने के बाद आपकी कितनी मार्किंग आ रही है, मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी बताइएगा। कितने क्वेश्चन मतलब आप 120 में से आप कितने क्वेश्चन किए हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करने में कोई भी पैसा नहीं मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कमेंट सेक्शन। फिर भी आप लोग मतलब कमेंट नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं ऐसा आप क्यों करते हैं। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इस समय लास्ट टाइम पे, तो आप लोगों के पास एकदम जोश होना चाहिए परीक्षा के प्रति। तो एकदम कमेंट करने में तो एकदम आप बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं ला रही हूँ आपके सामने उसको तुरंत देखिए, पॉज करिए और आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में करिए, लेकिन ऐसा तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चलिए, आपको कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे भी आप कर रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन आप क्वेश्चन करिए अपने हिसाब से, अपने मन में भी अगर आप आंसर कर रहे हैं तो करिए। मुझे बस टारगेट मेरा ये है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो, प्रैक्टिस बनी रहे आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ये अंडरलाइन जो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कुछ आपको लगता है कि इस सेंटेंस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, इस सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो क्या ज़रूरत है इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है, जो ये सेंटेंस बोलना चाहता है वो निकल रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस है, आई हैव नॉट शॉ हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। ऑप्शन आपके पास ए है नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन बी है सीन हिम फॉर आई लास्ट लेफ्ट, ऑप्शन सी है सी हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट एंड ऑप्शन डी है सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। सबने आंसर चूज कर लिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट। अब यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे सी का ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैव के साथ सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म लगता है, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन होगा। सीन हिम सिंस आई लास्ट लीव नहीं, ये भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी यूज़ होगा, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। तो यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। अभी ये तो आपके टेस्ट चल रहे हैं तो मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब तक 4 राउंड हो चुके हैं और आपको पूरी तरीके से आपकी समझ बन चुकी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका क्या मकसद है। मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप लोगों को और सभी को सीक्वेंस की जानकारी हो जाती है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके कहने का मतलब क्या है, ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वहाँ पे क्या पूछता है, सीक्वेंस के बारे में जानकारी हो जाती है और हर क्वेश्चन पे समझ बन जाती है। इसी का फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय क्वेश्चन पेपर को समझने में समय नहीं लगता है, तुरंत आंसर की जाती है, क्योंकि हर चीज़ को जानकारी होता है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है तो यहाँ पे ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट देने का यही। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। वर्ड है रीनोन। रीनोन का सिनोनिम यानी पर्यायवाची मिलता जुलता वर्ड कौन सा दिख रहा है आपको। ऑप्शन ए है ऑब्सक्योरिटी, ऑप्शन बी है
फेम, ऑप्शन सी है विजडम एंड ऑप्शन डी है कंसीट। सबने चूज कर ही लिया होगा, तो मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी रिनोन का पर्यायवाची फेम बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है आई सेट डैश माई लाइफ एज नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। अब बताइए कि यहाँ पे क्या फील करेंगे आप जिससे कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल अर्थपूर्ण बने। ऑप्शन ए है ब्लेसिंग, ऑप्शन बी है कर्सिंग, ऑप्शन सी है टॉर्मेंटिंग एंड ऑप्शन डी है इन्वोकिंग। सबने चूज कर लिया ऑप्शन, राइट आंसर होगा कर्सिंग। आई सेट कर्सिंग माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का वन वर्ड क्या होगा वो आपको बतानी है। सेंटेंस है, समझिए ध्यान से। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। बताइए अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस वन वर्ड क्या होगा? इक्विनॉक्स, इक्विवेलेंट, इक्विलिब्रियम एंड ऑप्शन डी इक्विलेटरल। सबने चूज कर लिया होगा क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इजी है। सही जवाब है ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। नॉट कंप्लाइंग बाई एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे एरर समझ में आ रही है? नॉट कंप्लाइंग बाई में ऑप्शन ए, एनी ऑफ द लॉज ऑप्शन बी, इनटू सीरियस ट्रबल ऑप्शन सी एंड कैन लैंड यू ऑप्शन डी। इस सेंटेंस में ऐसा क्या, कौन सा गलत है सेंटेंस, कौन सा वर्ड आपको गलत दिखाई दे रहा है जहाँ से ये पूरा जो सेंटेंस है उसका उसका जो मतलब है वो गलत निकल रहा है? सबने आंसर चूज कर लिया। सही जवाब है ऑप्शन ए नॉट कंप्लेइंग बाई। यहाँ पे गलती है जिसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस खराब हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इस वर्ड में, इस सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है कि कहाँ पे है। इससे पहले ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ये अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। पढ़ने से ही लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और मुझे समझ में आ चुकी है, आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ चुकी होगी। Who tried to create a style that was both modern and traditional। अब बताइए कहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर लग रहा है? राजा रवि वर्मा वॉज पे, बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल पे, टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज पे, या फिर वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑप्शन डी। सबने आंसर चूज कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। यहाँ पे गलत है, सबको समझ में आई गई होगा कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट नहीं होगा। क्या होगा वो तो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी पे अपना टिक किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है मैनी पीपल जॉइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर ओन नेस्ट। अब ये जो अंडरलाइन में जो ये आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये एक ईडियम्स है, यानी मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ आपको ढूंढना है। अगर इस तरीके से सिंपली ये दिया होता तो इसका अर्थ शायद आप नहीं ढूंढ पाते, लेकिन ये पूरे सेंटेंस के साथ दिया है तो इसका अर्थ कोई भी ढूंढ लेगा। चलिए, ऑप्शन ए है आपके पास मेक अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, ऑप्शन बी प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, ऑप्शन सी यूटिलाइज ब्लैक मनी एंड ऑप्शन डी सर्व देयर कंट्री। सबने चूज कर लिया क्या मीनिंग होगा, क्या मतलब होगा टू फेदर देयर ओन नेस्ट का? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है द रोड्स एट 15,000 feet are not easily navigable and the air is dash and freezing। बताइए the air is dash and freezing। ऑप्शन ए है आपके पास रेयरफिड, ऑप्शन बी है इंटेंसिफाइड, ऑप्शन सी है एलिवेटेड एंड ऑप्शन डी है
एग्जाल्टेड। सबने चूज कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, रेयर फीट। द रोड्स एट 15,000 feet are not easily navigable and the air is rarefied and freezing। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये ईडियम है जिसका मीनिंग आपको ढूंढना है। इससे पहले आप सेंटेंस को पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है ये। द मैन हैड अ साइन ऑफ रिलीफ व्हेन ही वॉज श्योर ही वॉज आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स ये एक मुहावरा है जिसका मतलब आपको बतानी है। ऑप्शन ए है डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, ऑप्शन सी है आउट ऑफ डेंजर एंड ऑप्शन डी है आउट ऑफ द फॉरेस्ट। सबने आंसर चूज कर लिया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउट ऑफ डेंजर। अब आते हैं कंप्रीहेंशन पे। 10 to 14 आपको ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आप इस कंप्रीहेंशन में उस चारों ऑप्शन में से एक वर्ड जो कि बिल्कुल सुटेबल वर्ड होगा वो आप यहाँ पे फील करेंगे। पैसेज को पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कंप्रीहेंशन को करना सबसे ईजी होता है, क्योंकि आप पहले पैसेज को एक बार में पढ़ लीजिए। पैसेज को एक बार पढ़ लेने से स्टोरी की जानकारी हो जाती है और स्टोरी में क्या डिमांड है वो पता चल जाता है आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी पढ़ना शुरू करिए। इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, स्टोरी को समझिए। इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया। अब यहीं पे आपको समझ में आ रही होगी क्या फील कर सकते हैं आप। डेवलप्ड फील करेंगे, ओरिजिनेटेड फील करेंगे, क्रिएटेड फील करेंगे या डिराइव्ड फील करेंगे। 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहीं पे आंसर कर चुके होंगे। लेकिन चलिए पूरी स्टोरी को पढ़िए, लालच नहीं करनी है बिल्कुल भी। बट इट्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश country. India comes second on the list of countries dash most English speakers. Albeit not as the first language, English is more dash than any single Indian language. It has managed to dash the entire world. पूरी स्टोरी को आपको समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए फटाफट से फील करना शुरू करिए। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया। क्या फील करेंगे आप? डेवलप्ड, ओरिजिनेटेड, क्रिएटेड और डेराइव्ड। तो सबका आंसर ऑप्शन बी पे ही आया होगा, मुझे मालूम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरिजिनेटेड। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट इट्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री। अब यहाँ पे आप क्या फील करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। चार ऑप्शन है आपके पास। ए फील करेंगे, डी फील करेंगे, वन फील करेंगे या फिर एन फील करेंगे। बट इट यूज्ड एक्सटेंसिवली इन, सभी ने आंसर कर दिया। सही जवाब होगा द। बट इट्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री। कंट्री से पहले द का यूज़ करेंगे और इनके बाद द का यूज़ करेंगे। चलिए अगला स्टेप है। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। मोस्ट से पहले और कंट्रीज़ के बाद यहाँ पे क्या फील होगा? एमंग, विथ, बाई या फिर फ्रॉम? आंसर कर लिया आप लोगों ने। राइट आंसर होगा विथ। कंट्रीज विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स albeit नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। अगला पैराग्राफ है। इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। इट हैज़ मैनेज टू। मोर के बाद और देन से पहले ये सब ने आंसर करेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। कंप्रीहेंसिव फील करेंगे, प्रिवेलेंट फील करेंगे, फ्रिक्वेंटेड फील करेंगे या फिर एक्सटेंडेड फील करेंगे। इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन। सही जवाब होगा प्रिवेलेंट। प्रीवेलेंट यहाँ पे फील करेंगे। इंग्लिश इज मोर प्रीवेलेंट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। इट हैज़ मैनेज टू डैश द इंटायर वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 14। सैचुरेट फील करेंगे, इनवेट फील करेंगे, परसुएट फील करेंगे या फिर परवेट फील करेंगे। सबने चूज़ कर लिया। यहाँ पे परवेट यूज़ होगा। परवेट द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है। एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज इट हैज़ मैनेज टू परवेट द इंटायर वर्ल्ड। अब ये स्टोरी जा करके कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनोनीम। अब आपको एनोनीम करनी है। सेंटेंस है फॉरेन। फॉरेन का एनोनीम यानी विलोम शब्द क्या होगा? रस्टिक, रूरल, इंडियन या फिर नेटिव। रस्टिक, रूरल, इंडियन, नेटिव। आंसर हो गया चूज। सही जवाब है नेटिव। फॉरेन का एनोनीम नेटिव। ये तो बिल्कुल
बेसिक क्वेश्चन हो गया, बेसिक वर्ड था। Question number 16. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. अब इस सेंटेंस को पढ़िए और इस अंडरलाइन में अगर आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन आपको लगता है कि ये बिल्कुल मीनिंगफुल है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप नो इम्प्रूवमेंट पे अपना आंसर टिक करेंगे। तो चलिए सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेशन दैट विडोज कुड रीमैरी। तो बताइए यहाँ पे क्या इस अंडरलाइन पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है? ऑप्शन ए है आपके पास यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट, ऑप्शन बी यूज द एंशिएंट टेक्स्ट फॉर सजेशन, ऑप्शन सी यूज द एंशिएंट टेक्स्ट सजेस्ट एंड ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। सबने आंसर कर दिया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट, नॉट सजेशन, सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। क्वेश्चन नंबर 17, एनोनिम करनी है। एसेंट, एसेंट का एनोनिम क्या होगा? बहुत इजी है ये, तो सभी ने आंसर कर दिया होगा, बड़ा बेसिक सा एनोनिम दिया हुआ है, डिसेंट। ऑप्शन ए, डिसेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम आपको बतानी है डिवोट का। डिवोट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है रिवर्ड, ऑप्शन बी है लॉयल, ऑप्शन सी है पायस एंड ऑप्शन डी है रिस्पेक्टेबल। सभी ने आंसर कर लिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायस। डिवोट का सिनोनिम होगा पायस। क्वेश्चन नंबर 19, 19 और 20 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है, क्वेश्चन टैग सभी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पैनासिया डैश। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे? अभी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव है ये, तो कुछ निगेटिव सा ही बनेगा। निगेटिव सा क्या बनेगा? वॉज तो दिया ही है, तो आपको क्या लगाएंगे यहाँ पे? अब आइडिया सबको मिल गया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉज नॉट इट। वॉज है ही, नॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे आप? हैज़ दिया हुआ है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैज़ नॉट इट। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हैज़ नॉट इट, ये है क्वेश्चन टैग। 2 क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बनाई जाती है ये प्रैक्टिस सेट को मॉक टेस्ट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए इंग्लिश खत्म, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। वर्ष 2016 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली है? सही जवाब होगा सूरत में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सूरत में मिले। क्वेश्चन नंबर 22, among the following sons of Tipu Sultan was not given to the British in the Treaty of Srirangapatnam as a hostage। यानी टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। अंग्रेजों को क्या नहीं दिया गया था? सबने आंसर कर दिया। सही जवाब है फतेह हैदर। फतेह हैदर इज द राइट आंसर, फतेह हैदर, ठीक है, फतेह हैदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बाय विच एक्ट वॉज सिस्टम ऑफ डयार्चे इंट्रोडक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द्वैध शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? बताइए, द्वैध शासन व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? सबने आंसर चूज कर लिया। सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़िए फटाफट। पहला कथन है, अवध ने सुजाऊ दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया।
दूसरा कथन है, हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो बताइए इसमें से, इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही, या फिर दोनों ही सही नहीं है? सबने आंसर चूज कर लिया। सही जवाब होगा पहला और दूसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द क्वालिटीज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? यानी निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? इनमें से कौन सा स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? ऑप्शन ए है, इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। ऑप्शन बी है, सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। ऑप्शन सी है, इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। एंड ऑप्शन डी है, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। तो बताइए इसमें से कौन सा स्थायी बंदोबस्त के गुण नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इट प्रोटेक्टेड एंड इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, यानी इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। क्वेश्चन नंबर 26। Who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादा भाई नौरोजी? यानी निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करता था? राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 80th century were? यानी 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? सही जवाब होगा कपास, रेशम, शोरा और अफीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The first commercial bank to be established in India was? यानी भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा था? सबने आंसर कर दिया। सही जवाब है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कलकत्ता था। क्वेश्चन नंबर 29। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। सही क्रम आपको 1857 के विद्रोह का शुरू से, आरंभ से सही क्रम आपको लगानी है। पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद दिया है। अब आपको इसको अपने क्रम में लगानी है। पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद दिया है। ठीक है, अब आपके पास ये कोड है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन के ज़रिए अपना आंसर कीजिए। सबने आंसर कर दिया। सही जवाब होगा दूसरा, पहला, तीसरा। ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, तीसरा। पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद में आरंभ से अंतिम तक लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 30। इस क्रम में किसका किसका उत्तर सही है? सब अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। जियता रंग मूवमेंट स्टार्टेड इन? यानी जिया तरंग मूवमेंट, ये एक मूवमेंट था, ये कब स्टार्ट हुआ? कहाँ पे शुरू हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? नागालैंड में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, मणिपुर में हुआ या फिर मिजोरम में हुआ? सभी ने अपना अपना आंसर कर दिया। राइट आंसर होगा मणिपुर में हुआ जिया तरंग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 31। इन 1856 द फॉलोइंग एक्ट्स वर पास्ड? यानी 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या फिर राज्य हड़पने का सिद्धांत? नीचे कोड है, कोड के माध्यम से अपना आंसर कीजिए। सबने आंसर चूज कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला धार्मिक असुविधा कानून और तीसरा हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। किन किन का ये आंसर सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। अगर सही है तो बताने में कोई कंजूसी नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा ज्योतिबा फूले इज नॉट ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। ऑप्शन बी है, छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। ऑप्शन सी, उन्होंने दासता शीर्षक एक पुस्तक लिखी। एंड ऑप्शन डी, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तो बताइए इनके संबंध में ज्योतिबा फूले के विषय में कौन सा सही नहीं है। सबने आंसर चूज कर लिया होगा। राइट आंसर होगा उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये बिल्कुल गलत है, बाकी इनके विषय में सारे चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच वॉज कॉमन एमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? इन तीनों समाज में क्या समानता थी? सबने आंसर कर दिया। सही जवाब होगा, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ इट्स वर्किंग कमिटी द कांग्रेस एडॉप्टेड अ पॉलिसी टू एंड लैंड ओनरशिप। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है वर्किंग कमेटी 1937, ऑप्शन बी है वर्किंग कमेटी 1942, ऑप्शन सी है वर्किंग कमेटी 1945 एंड ऑप्शन डी है वर्किंग कमेटी 1946। सबने अपना अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सही जवाब है वर्किंग कमेटी 1937। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी लोगों का ये बिल्कुल प्रश्न सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, आपको भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में विचार करनी है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। सारे स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। आप बताइए किस स्टेटमेंट से कौन सा सही है। सबने आंसर चूज कर लिया। सही जवाब है पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है? बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सही जवाब है द लेबर ब्यूरो यानी श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अनएम्प्लॉयमेंट दैट द arises when there is a general downturn in business activities is known as, यानी वो बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ पे व्यवसाय गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए। वो बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो वे किस रूप में जाना जाता है? सबने आंसर कर ही लिया होगा। सही जवाब है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सबने आंसर कर लिया। सही जवाब है 1969 में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट्योर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? सही जवाब है सर्विस मोटिव, सेवा प्रयोजन। सर्विस मोटिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
यदि एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए कीमत 60 रुपये, उत्पादन 300 इकाई, औसत परिवर्तनीय लागत 18 रुपये और औसत कुल लागत 36 रुपये है, तो बताइए कि फर्म के मुनाफे किसके बराबर हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए और बताइए कि फर्म के जो मुनाफे हैं वो किसके बराबर है। 5400, 3600, ऑप्शन सी है 7200 एंड ऑप्शन डी है 1800। सॉल्व कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर द पर्पस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल द submerged land filling in the urban areas which are selected under the National Lake Conservation Plan they are प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो जलमग्न भूमि कौन है। तो ये है, कौन कौन से हैं वो आपको बतानी है। भोज मध्य प्रदेश में, सुखना चंडीगढ़, चिल्का उड़ीसा एंड पिचोला राजस्थान। और इस कोड के ज़रिए बताइए कि कौन कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। सभी ने चूज़ कर लिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अथवा अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन कौन ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। कौन कौन निर्मुक्त होते हैं। बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। 7 ऑप्शन है और ये नीचे आपके पास कोड है जिस कोड के ज़रिए आपको आंसर करनी है। आंसर सबने चूज़ कर लिया। सही जवाब है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा लीड। क्वेश्चन नंबर 43, under which constitution amendment 10 fundamental duties of the citizens were included in the constitution। यानी किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे। किस संविधान संशोधन के तहत। सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन, 42nd। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, वो राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए, वो अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद पद छोड़ेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। ठीक है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, Which of the following statements about the Vice President of India are not correct। ये भी वही है, उपराष्ट्रपति से संबंधित ये जो कथन है इसमें से कौन सा सही नहीं है इन कथनों में से। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। और चौथा है उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें बताइए कि कौन सा नहीं है, कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। सबने आंसर चूज कर लिया। सही जवाब होगा पहला और चौथा नहीं है, पहला और चौथा नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यानी धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। इसको पॉज करके सारा पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। राइट आंसर है
धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग procedures will adopt such a money bill which has been passed by the Lok Sabha but has been amended by the राज्य सभा। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो कि एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। सबने आंसर चूज कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। क्वेश्चन नंबर 48, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 106 टू बाइनरी, यानी दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। सबने परिवर्तित कर लिया होगा, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1101010। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is a device used to connect two separate Ethernet networks into one extended Ethernet, यानी एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग एथरनेट नेटवर्क को जोड़ करके एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा है? सही जवाब है ब्रिज, ऑप्शन ए ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 50, Which of these is नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर होगा सही HTML ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी DBMS, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है, DBMS नहीं है? सही जवाब है कॉस्मोस, कॉस्मोस जो है ये DBMS नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, एसर्शन एंड रीज़न है। एसर्शन यानी कथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान होता है और इसका कारण दे रहा है कि नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, कथन और कारण दोनों आपने समझ लिया। और बताइए कि अब इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन उसका तर्क जो दे रहा है कारण वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, मैच द कॉलम है। सूची फर्स्ट है एंड सूची सेकंड है और इस लिस्ट को आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा मैच होगा। नीचे आपके पास कोड है, कोड के माध्यम से अपना उत्तर करिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, जो मैच होगा वो इस सीक्वेंस में होगा, पहले दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा और उसके बाद चौथा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है मानव शरीर में उरुअस्थि यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। दूसरा है हैजा यानी कॉलरा रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। और तीसरा है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? सबने आंसर चूज कर लिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सेटिटी एंड थ्रस्ट सेंटर आर लोकेटेड, यानी परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? बताइए। सही जवाब होगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, in the human body which on the following hormones regulates blood calcium and phosphate, यानी मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? राइट आंसर होगा पैरावुट हार्मोन, पैराथ्रॉइड हार्मोन। ठीक है, पैराथ्रॉइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 57, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज, यानी निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? सबने चूज कर लिया होगा आंसर। सही जवाब है थायरॉक्सिन, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 58, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विथ डिफेक्टिव किडनी द इनहेरेंट प्रोसेस इज, यानी दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या होता है? कौन सा प्रक्रम इसमें निहित होती है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया और सबने आंसर कर लिया होगा। सही जवाब है ऑस्मोसिस।
परासरण प्रक्रम का यूज होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल, यानी बाइल मतलब पित्त, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? राइट आंसर होगा फैट इमल्सिफिकेशन, यानी वसा का पाइसीकरण। क्वेश्चन नंबर 60, मैरिज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मिसमैच्ड, यानी निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, RH प्लस मेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। लिस्ट फर्स्ट में आपको शरीर क्रियात्मक प्रक्रम दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में उसका वो किस कोशिकांग में है, कौन सा वो कोशिकांग है, उसमें आपको मैच करनी है। अब नीचे आपको कोड दिया है, इसको देखिए कौन सा कोड सही है इसको मैच करने के लिए। चूज़ कर लिया आप सभी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म अथवा कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा है, अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इससे संबंधित सही है? सही जवाब होगा इसका दोनों, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, according to the economic survey 2020 how much percentage of Brithanix has increased in this financial year, यानी आर्थिक सर्वे 2020 के अनुसार इस वित्त वर्ष में थालीनॉमिक्स में कितने फीसदी की वृद्धि हुई है? ब्रिथैनिमिक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब होगा 29% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2020 प्रिंटेड ऑन विच कलर पेपर, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2020 किस रंग के कागज पर छपा है? सही जवाब है लेवेंडर कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम रिमूव द डिपेंडेंस ऑफ केरोसिन एंड सोलर पंप, यानी निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना ने केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को हटा दिया है? राइट आंसर होगा PM कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ FDI फ्रॉम 2015 टू 2019, 2015 से 2019 से FDI की अंतर्वाह क्या है? सही जवाब होगा 284 अमेरिकी डॉलर, 284 बिलियन USD। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन यानी अमृत को किस वर्ष तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर करिए फटाफट। सही जवाब होगा मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में किस संस्थान ने नुकसान को कम करने और रोकथाम के लिए एक 10 सदस्यीय कार्य समूह बनाया? किस संस्थान ने, फटाफट बताइए। सही जवाब है IRDAI ने। अगला क्वेश्चन है, RBI के मास्टर KYC गाइडलाइंस में हुए संशोधन के अनुसार KYC के लिए वीडियो कॉल किया जाना चाहिए। किससे किया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा बैंक डोमेन से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MSME की ब्याज अनुदान योजना में संशोधन करने हेतु मंजूरी प्रदान की। ये योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा नवंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 71, 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा से संबंधित रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार इस बीमारी के मामलों में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2015 में कितने प्रतिशत की कमी को दर्ज किया गया है? सही जवाब होगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया।
इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल 126 देशों को शामिल किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा है, भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। अब नीचे आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं, बताइए किसमें से कौन कौन सा सही होगा। राइट आंसर है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनारक्षित जनजातियों को संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा मेघालय सरकार ने। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही कथन चयन करें आप। स्टेटमेंट ए है, हाल ही में आपातकालीन औषधि पर 10वें एशियाई सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका रीज़न बी है, सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दोनों पढ़ लिया आपने, कथन और उसका कारण। अब आंसर करिए कौन सा सही जवाब होगा। राइट आंसर है, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट रीज़न बी इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन उसका जो कारण दे रहा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 76, शंघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, एक कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है, किस पर कर सकती है? सही जवाब होगा प्रीमियम पर, फेस वैल्यू पर और डिस्काउंट यानी छूट पर। अब इस क्वेश्चन के बारे में आज ही मैंने सुबह में अकाउंटिंग में पढ़ाया हुआ है, तो जिन लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया होगा ये 77 क्वेश्चन नंबर उनका बिल्कुल सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देन में कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? इनमें से कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? सही जवाब है ट्रक का खरीदा जाना, परचेस ऑफ अ ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का परसेंट क्या होगा? पॉज करिए, सॉल्व करिए। राइट आंसर आना चाहिए आपका 33 1/3%। अगला क्वेश्चन है, ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या होता है? ह्रास के प्रावधान करने का राइट आंसर होगा स्थायी संपत्तियों की लागत को उनके कार्यशील जीवन काल पर आवंटित करना, टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर वर्किंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 81, लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली कहाँ पे आरंभ हुआ था? सही जवाब होगा इटली में। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है? राइट आंसर होगा दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रसंविदाओं में, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी अपने अधीनस्थ को प्रतिनिधायन कर सकता है। अ सुपीरियर कैन डेलीगेट टू हिज सबऑर्डिनेट। एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को प्रतिनिधायन कर सकता है। आंसर करिए फटाफट। सही जवाब होगा केवल अधिकार, ओनली अथॉरिटी। ओनली अथॉरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, किस पर लागू होता है ये सिद्धांत? सही जवाब होगा एनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा को छोड़कर के अन्य किसी बीमा पर। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, यानी माल के आयात के लिए दिया जाने वाला आदेश क्या कहलाता है? सही जवाब होगा इंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ इनवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज इज कॉल्ड। राइट आंसर होगा निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है, किसका ये लक्षण है? सही जवाब होगा ये सभी, लाइफ इंश्योरेंस ओनली, मैरीन इंश्योरेंस ओनली, फायर इंश्योरेंस ओनली, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, दिया है गिवन कैश यानी रोकड़ 10,000 रुपीज़, क्रेडिटर्स यानी लेनदार 12,000 रुपीज़, डेबिटर्स यानी देनदार 20,000 रुपीज़, बिल्स पेएबल यानी देय विपत्र 8,000 रुपीज़, स्टॉक 30,000 रुपीज़, बैंक लोन यानी बैंक ऋण 10,000 रुपीज़। तो बताइए कि 20,000 रुपये की वृद्धि हो जाए
यदि बैंक ऋण में 20,000 रुपये की वृद्धि हो जाए तो चालू अनुपात किसके द्वारा घट जाएगा? इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए आपका 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी इनमें से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? सही जवाब होगा मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, यानी परिणामों को अधिकतम करना, ये लेखांकन का काम नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन लेखांकन का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, सत्यता का सिद्धांत लेखांकन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है? इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आप सभी को। बताइए कौन सा इक्वेशन लेखांकन समीकरण सही नहीं है? राइट आंसर होगा लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, ये सही नहीं है। दायित्व तो बराबर संपत्ति प्लस पूंजी की नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अंडरटेकन बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, व्यवसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करता है क्योंकि। सही जवाब होगा ये अपने समस्त संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामेदार के अवकाश ग्रहण पर लाभ से सृजित संचय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। किसमें किया जाना चाहिए? सही जवाब होगा सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला प्रश्न है, पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है निम्न विचारधारा के अनुसार। किस विचारधारा के अनुसार? कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ। आंसर करिए। सही जवाब होगा सेपरेट बिजनेस इंटाइटी, यानी पृथक व्यवसाय अस्तित्व की। अगला क्वेश्चन है, पुराना फर्नीचर क्रय किया गया और उसकी मरम्मत पर 8,000 व्यय किए, ये रकम डेबिट की जाएगी। किसमें डेबिट की जाएगी इस रकम को? सही जवाब होगा फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर खाते में। अगला क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। किसमें, किससे डेबिट किया जाता है? राइट आंसर होगा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, यानी अंशों की मांगी गई रकम से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद बन जाता है जब वो उठाया जाता है। किसके द्वारा उठाया जाता है? सही जवाब होगा संघ या कर्मकारों की सारभूत संख्या द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक। लोक उपयोगी सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएगा। अभी इस 4 स्टेटमेंट पढ़िए। नियोक्ता को हड़ताल की सूचना दिए बिना, ऐसी सूचना देने के 14 दिन के भीतर, हड़ताल के लिए सूचना में दी गई विशिष्ट तिथि के बीत जाने पर, और चौथा है सुलह कार्यवाही के समाप्त होने के 7 दिन के भीतर। आंसर करिए। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, व्यवसाय संघ का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को आय पूर्ण करनी चाहिए कितनी? राइट आंसर होगा 15 ईयर्स, 15 साल। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत किसी विवाद को सौंपने का सरकार का अधिकार है। आंसर करिए। सही जवाब है विवेकाधीन, डिस्क्रेशनरी। नेक्स्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? सबने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब है 1948 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्विस नीडेड टू क्वालिटी फॉर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज, यानी कितने वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के लिए योग्य हो जाता है? राइट आंसर होगा 10 साल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी में भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दिए गए मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा ग्रेच्युटी, उपहार राशि, सेवानिवृत्ति लाभ। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ILO ऑफिस इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, प्रथम ILO कार्यालय भारत में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। किन किन लोगों का ये आंसर सही है? 1928 में। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय आपको बतानी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए। सही जवाब आना चाहिए 52 सेकंड, 52 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, ₹3,364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्ति राशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाएगी। तो ए का हिस्सा आपको बतानी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए। सही जवाब इसका होगा 1,764 रुपीज़ आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए? पॉज करिए, सॉल्व करिए। सही जवाब आपका आना चाहिए ऑप्शन ए 16/3%। एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उस ठेले की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए आपका 2.67 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट की लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने के बराबर है। यदि इस शीट को इसकी लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर बेलनों के आयतन V1 V2 और V1 V2 है तो V1 और V2 का अनुपात ज्ञात करनी है आपको। पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। आंसर आनी चाहिए 2:1, इन दोनों का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? आंसर आपका आना चाहिए, बहुभुज बनाइए, 14 आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्याओं 400, 435 और 541 को विभाजित करने पर क्रमशः 9, 10 और 14 शेष फल बचेगा। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए। सही जवाब आएगा 17, आंसर 17 आना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, 9, 1 और 9, या फिर कोई भी विषम संख्या, या फिर केवल 1। पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। जवाब आपका आना चाहिए 1 या 9। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे बताइए। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 133, 133 बच्चे। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात करिए। पॉज करिए, सॉल्व करिए, संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर आनी चाहिए 24। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी? कितने समय में होगी? पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 3 साल में होगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि k 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का माध्य 30 है तो k की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, k का मान निकालना है। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए। k का मान आएगा 15। अगला क्वेश्चन है, 1 - 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4 डैश 1 - 1/50 का आपको वैल्यू निकालनी है। इसको पॉज करिए, वैल्यू निकालिए। आंसर आना चाहिए 1/50। अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं जिनमें कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर के 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। आंसर 35% आनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि x⁴ + 1/x⁴ = 47 है तो x + 1/x की वैल्यू निकालनी है।
इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आपका 3 आना चाहिए, x + 1/x की वैल्यू 3 आनी चाहिए। इसके साथ ही आज का सेशन आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।